Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a numerical of dot product because as you know guys, in previous class we have started the topic of dot product and we have discussed the properties and formula of dot product. Alright, so आज की क्लास में न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल और उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.15. बुक जरा ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 52. ठीक है, ओपन कर लें और आपने जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 15 अगर देखें तो दो वेक्टर्स गिवन हैं, उनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है. और कैसे फाइंड करेंगे एंगल, चलते हैं जरा न्यूमेरिकल नंबर 2.15 की तरफ और न्यूमेरिकल नंबर 2.15 सॉल्व करते हैं. तो अगर आप लोग जरा बुक देखें और बुक ओपन करें तो पेज नंबर 52 पे न्यूमेरिकल नंबर 2.15 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर है और वेक्टर बी दो वेक्टर्स गिवन है, आई जे के की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, उनसे उन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपने एंगल यहाँ पे फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो वेक्टर ए आपके पास देख लें 2i + 2j - k है और वेक्टर बी आपके पास 6i - 3j + 2k है. इनके बीच एंगल फाइंड करते हैं. ठीक है बेटे, तो पहले हम बना लेंगे डाटा. देखिएगा बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 2.15 है और पेज नंबर 52. ठीक है बेटे, तो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो राइट किया था कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला a डॉट b बराबर है ab cos थीटा. ठीक है, कैसे बराबर हमने सीखा था और डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर सिमिलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उनके स्क्वायर के बराबर, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है. जैसे a डॉट a बराबर है स्क्वायर के. ठीक है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के. तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. हमने लास्ट क्लास में बताया था कि दो लॉज, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दो लॉज हमने पढ़ने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लॉज भी स्टार्ट करेंगे. लेकिन डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्योंकि लास्ट क्लास में फॉर्मूला प्रॉपर्टीज डिस्कस की तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 2.15 पेज नंबर 52 ये फर्स्ट प्रॉब्लम में स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसमें जरा आप देख सकते हैं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन आपने एंगल यहां पे फाइंड करना है. तो चलते हैं जरा इसके डाटा की तरफ. और 2.15 का डाटा देखिएगा कि 2.15 में वेक्टर ए आपके पास गिवन है 2i + 2j - k. ठीक है बेटे, फिर वेक्टर बी गिवन है 6i + 2j 6i - 3j + 2k 6i - 3j + 2k. ठीक है बेटे, और आपने फाइंड करना है एंगल. ठीक है, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, तो एंगल आपने फाइंड करना है किसके बिटवीन बेटे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है, चलते हैं जरा इनको देखते हैं. सॉल्यूशन की तरफ हैंड डाल दीजिएगा बेटा, सॉल्यूशन की. और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे. ठीक है बेटे, क्या फाइंड करना है, फॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई वेक्टर ए और बी है तो फॉर्मूला भी ए और बी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है बेटे, ए बी cos थीटा. अब आप जरा देखिए, आपको एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है. ये देखिए, ये आपको फाइंड करना है एंगल. ठीक है, अब आपको अगर ये फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है अगर, तो आपको ए डॉट बी ये पता होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए.
बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट बी नहीं है, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, बी का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, और फाइंड करना है थीटा। तो जब थीटा फाइंड करना है तो उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें आपको फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए डॉट बी की तरफ, और हम पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे ए डॉट बी, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ए डॉट बी इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिएगा कि a डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटे। कि a डॉट बी मतलब वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं, वेक्टर a और वेक्टर b को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को जो कि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की अगर फॉर्म में हो, i j k की फॉर्म में हो, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे। जरा सही से देखिएगा कि a डॉट बी की अगर हम बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो वेक्टर ए पहले लिखेंगे बेटा, वेक्टर ए आपके पास है 2i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसको वेक्टर बी से, तो वेक्टर बी लिख लेंगे बेटा। वेक्टर बी आपके पास क्या है 6i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटे जरा देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि i की वैल्यूज, i की वैल्यू को i की वैल्यू से, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटे। देखिएगा जब 2i को 6i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6, देखिए पहले साइन मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 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 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद देखें i को किससे मल्टीप्लाई करना है, i से। जब कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x से, ठीक है। आप देख सकते हैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो 2 3 6, फिर x को और x को, इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पे आपको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, बीच में डॉट है। तो 2 को पहले आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, 2i को मल्टीप्लाई करना है 6i से, देखिएगा 2i को 6i से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 2 को और 6 को पहले इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 2 3 6 आपने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह अब i को i से मल्टीप्लाई करना है, जब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे बीच में डॉट, तो ये एक्चुअली ये हो जाएगा i डॉट i, ठीक है। तो 2 6 12, और i को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में किसका साइन है डॉट का, तो ये हो जाएगा i डॉट i। तो i डॉट i आपको पता होना चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i किसके बराबर है बेटा, i डॉट i बराबर होता है 1 के, i डॉट i किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह j डॉट j किसके बराबर होता है 1 के, इसी तरह k डॉट k किसके बराबर होता है 1 के। इसी वजह से हमने ये प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आप लास्ट क्लास प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आपने वैसे लिया होगा, पता भी होगा आप लोगों को, लेकिन अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर में जाके प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में जाके देख ले, कि वहां पे मैंने बताया था कि फोर्थ प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि जो है अगर दो वेक्टर्स, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स अगर आपके पास आ जाए सिमिलर, तो जैसे i डॉट i तो ये बराबर होगा बेटा 1 के, वहां पे मैंने प्रूफ करवाया है। j डॉट j किसके बराबर है 1 के, इसी तरह k डॉट k 1 के बराबर है। तो अब यहाँ पे जैसा आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12, i को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा i डॉट i, और i डॉट i का मतलब क्या होता है बेटा 1, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12। तो इतना लंबी इतनी लंबी कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 12। इसी तरह i डॉट i किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाए 2j को माइनस 3j से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, j डॉट j किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है तो बेटे क्या है 1, तो 1 को यहाँ पे k का कोफिशिएंट 2 है, तो माइनस प्लस माइनस पहले साइन को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 सा
2 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लिखा, और k डॉट के किसके बराबर होता है बेटा 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता चुका हूँ। ठीक है, तो a डॉट b ये रख दीजिएगा बेटा। ठीक है, 12 में से 6 को माइनस करें, यहाँ कैलकुलेटर में रखकर सॉल्व कर लें, -6 -2 -8 और +12 आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये आपने a डॉट b की कैलकुलेशन कर ली और a डॉट b फाइंड कर लिया। तो आपने देखा कि a डॉट b आपने कैसे फाइंड किया। ठीक है बेटे, तो आपको a डॉट b आपने फर्स्ट टाइम फाइंड किया, किस तरह से फाइंड किया, वैल्यूज को i की वैल्यूज को i से, j की वैल्यूज को j से। ठीक है, इसी तरह k की वैल्यूज को k से आपने मल्टीप्लाई करना होगा उनके कोफिशिएंट्स को, और i डॉट i किसके बराबर हो जाएगा 1 के, इस वजह से यहाँ पे i नहीं आएगा। j डॉट j किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 के, इस वजह से j नहीं आएगा। k डॉट k किसके बराबर हो जाएगा 1 की, इस वजह से यहाँ पे k नहीं आएगा। इनको आपने जो है वो हेड डॉट से फेक्ट कराया, सॉल्व किया, आंसर आ गया a डॉट b का 4। ठीक है बेटे, तो a डॉट b को आपने फाइंड कर लिया। a डॉट b के बाद अब किसकी बारी है, a का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं जरा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने। अच्छा बेटा, मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पे a डॉट b आपने फाइंड कर लिया, तो अब a का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर a इक्वल्स टू बेसमा। अब a का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो बेटा मैग्नीट्यूड आपको मैंने किसी भी वेक्टर का फाइंड करना बताया था कि किस तरह से फाइंड करते हैं, रूट के अंदर i j k की वैल्यूज का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपने क्या करना होगा, वेक्टर a के अंदर जो i j k की वैल्यूज हैं इनके कोफिशिएंट्स पर कर देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इंटू i है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर इंटू j है, फिर बेटा माइनस प्लस का साइन -1 का स्क्वायर इंटू k है। ठीक है, तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो बेटा क्या है -1, तो साइन समेत वैल्यूज लेंगे, प्लस आ गया बाहर -1 का स्क्वायर इंटू k है। i j k का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। i j k का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह बेटा 2 का स्क्वायर 4, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर यूनिट वेक्टर i है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4। ठीक है बेटे, इनको सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास 4 + 4 + 1। इनको ऐड कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9, और 9 का रूट लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो a का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3। तो a डॉट b आपने फाइंड कर लिया, a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, b का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटे, चलते हैं b का मैग्नीट्यूड फाइंड करने। यहाँ पे लिख लेंगे वर्डिंग, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू बेसमा। b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, कि वेक्टर b जो i j k की जो कोफिशिएंट्स हैं, i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका साइन समेत स्क्वायर कर देंगे, जैसे 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू i है, इसी तरह -3 का स्क्वायर इंटू j है। ठीक है बेटे, इसी तरह +2 का स्क्वायर इंटू k है। जी भाई, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, 36 और 9 इनको ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 45, और 45 + 4 आंसर आ जाएगा 49, और 49 का रूट लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है बेटे, ये आपने b का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, इससे पहले आपने a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। अब ये फॉर्मूला था एंगल फाइंड करने के लिए, आपने a डॉट b भी फाइंड कर लिया, a का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब क्या रह गया, सिर्फ एंगल फाइंड करना है। जो एंगल फाइंड करना था, इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट यही थी कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब वेक्टर a और b के बीच एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ फॉर angle between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे कि ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा। ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी cos थीटा। वैल्यूज पुट कर दें। ए डॉट बी की जगह बेटा ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट बी के यहाँ पे 4, ए की जगह 3 आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 7। ए डॉट बी की जगह आपके पास आ जाएगा 4, ए का मैग्नीट्यूड बेटा आपके पास 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 7 है, cos थीटा। ठीक है, 3 7 आपके पास 21 cos थीटा। 21 यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड कर देंगे तो इसको 21 को दूसरी तरफ भेजेंगे और वैल्यू को पलट के भी लिख रहे हैं 4/21। आई होप ये आपको ठीक है। ये देखें आपको इससे समझ में आ गया होगा कि 21 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे दूसरी तरफ आके 4 से डिवाइड हो गया 4/21, वैल्यू को पलट के लिख लिया, cos थीटा बराबर है 4/21। cos थीटा पहले लिख लिया, ठीक है, 4/21। अब आपको एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे cos एंगल से मतलब थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/21। ठीक है बेटे, तो ये 4/21 का cos इनवर्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 4 को 21 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसका cos इनवर्स, cos को उधर भेजें, cos इनवर्स कैलकुलेट करें, या डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ गए कि cos इनवर्स 4/21 का कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास एंगल आ जाएगा जो भी आपने यहाँ पे फाइंड करना है। जो भी वेक्टर ए और बी के बिटवीन एंगल होगा वो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटा कि cos इनवर्स 4/21 का अगर हम कैलकुलेट करें तो cos इनवर्स 4/21 79.019। ठीक है बेटे, ये आपके पास एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल एंगल लिख लेंगे 70/90। ठीक है, 79.01 तो 79.0 राउंड ऑफ करके आपने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी 79 डिग्री। तो आपने देखा इस न्यूमेरिकल में आपने क्या फाइंड किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल फाइंड किया। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन था, आपने cos जो है डॉट प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे रिलेशन यूज किया। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, उसके लिए आपको ए डॉट बी चाहिए था तो ए डॉट बी आपने आज कैलकुलेट करना सीखा। फिर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, किस लिए कैलकुलेट किया बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो आपको फाइंड करना था। फिर आपने फॉर्मूले में यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज पुट की कि ए डॉट बी की जगह क्या किया 4, ए की जगह ए का मैग्नीट्यूड 3, बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड 7, कैलकुलेशन की, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, सॉल्व किया और आपने यहाँ पे एंगल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके न्यूमेरिकल आपको हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको कॉपी करें, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और वो न्यूमेरिकल बेसिकली आपके पास आपके बुक की एग्जांपल है। ठीक है, तो पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिएगा, हम एग्जांपल नंबर 2.9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो एग्जांपल 2.9 पेज नंबर 41 ओपन कर लें, देखिएगा। कह रहे कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3 to -1, ठीक है, to 2 - 4 इन अ फोर्स फील्ड व्हिच इज गिवन बाय, ठीक है, फोर्स गिवन है 4i - 3j + 2k, और एंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली न्यूमेरिकल में क्या बता रहा है कि फोर्स की फील्ड में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स लगी एक ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हुए जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, तो दो पॉइंट्स दे दिए कि भाई देखें, पहला पॉइंट है जिसपे जहां तक का जो डिस्टेंस है फोर्स लग रही थी, तो पहले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और रेस्ट में ऑब्जेक्ट और फोर्स लगी, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट तक जो पहुंचा जितना डिस्टेंस कवर किया बता दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है कंटिन्यूअसली, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहा है, बस दो पॉइंट बता दिए कि इस पॉइंट पे
ऑब्जेक्ट का ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना है, वो कितना है बेटा 3 2 -1 जो ब्रैकेट में वैल्यूज गिवन है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, मतलब i j k की फॉर्म में गिवन है। मतलब 3 क्या है, 3 2 -1 मतलब 3 के साथ जो कोफिशिएंट हो क्या है i है, 2 के साथ कोफिशिएंट j है, -1 मतलब k। एक्चुअली 3 2 -1 जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका मतलब है 3i प्लस 2j माइनस k। एक्चुअली इसका जो 3 2 -1 है इसका मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ये 3i प्लस 2j माइनस k की फॉर्म में, सही है। फिर 2 2 -4 आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में 2 -4 सॉरी 2 -1 और 4, इसका मतलब 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है बेटे। तो ये जो डिस्टेंस है कि फर्स्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 3i प्लस 2j माइनस k, और सेकंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2i माइनस j प्लस 4k। वो बोल रहा है कि दो पॉइंट्स के बिटवीन जो वर्क हुआ वो वर्क फाइंड करें। सबसे पहले स्टार्टिंग में बोल दिया फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो दो पॉइंट के बिटवीन जो वर्क हो वो वर्क आपने फाइंड करना है, और वर्क सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगी जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बिटवीन जो एंगल है, जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो एंगल भी यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पास पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करना है पहले तो हम इसकी बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, कंडीशन समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटे। डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.9 और पेज नंबर है 41, ठीक है बेटे। न्यूमेरिकल की पहले एग्जांपल की पहले डायग्राम देखिएगा, समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगी और फोर्स कितनी है बेटा, फोर्स है आपके पास 4i, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2k, 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है, ये फोर्स लगेगी। इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं दूर से मूव करता हुआ आ रहा है, लेकिन दो पॉइंट मेंशन कर दिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी वर्क हुआ वो आपने वर्क फाइंड करना है। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क आपने फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब फोर्स ऑब्जेक्ट दूर से मूव करता हुआ आ रहा है, पहले से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब वो पॉइंट ए पे आया तो उसकी वैल्यू उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो दे दिया यहाँ पे, और फिर दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। और बोला जा रहा है कि अब इन दो पॉइंट के बिटवीन वर्क फाइंड करें। अब उसने दो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, अब आप इसकी कंडीशन जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से लगेगी फोर्स, इस पॉइंट से फोर्स लगेगी, ठीक है। इस पॉइंट से जब फोर्स लग रही है तो यहां से जो इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं आर ए। अब देख सकते हैं जो पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इस पॉइंट से फोर्स लगी थी, पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ऑब्जेक्ट ने, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले से मूव होते हुए आ रहा था, हमने सपोज किया यहां से मूव करने स्टार्ट हुआ, यहां से फोर्स लगी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने जो पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और वो डिस्टेंस गिवन है 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी तक जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो यहाँ पे गिवन है, इसको यहाँ पे मैं आर बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर बी, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा 2i माइनस j प्लस 4k, जो सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। i j k की फॉर्म में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे।
अब आपने जब वर्क फाइंड करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिटवीन फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे रखनी है आपने, आपको समझ में आ जाएगी कंडीशन। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिटवीन अगर आपने वर्क फाइंड करना है तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ही चाहिए होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बेटे। तो आपने देखा ये न्यूमेरिकल कंडीशन दोबारा देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, और फोर्स क्या है 4i माइनस 3j प्लस 2 के, ये फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। और वो ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट दे दिए कि फर्स्ट पॉइंट तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आपके पास, उसको आपने आर ए से प्रेजेंट कर दिया, वो आपके पास गिवन है 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया स्टार्टिंग से दोनों डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से, मतलब अगर ये पॉइंट ए की बात हो रही है, अगर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस, जो पॉइंट बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने आरबी का नाम दिया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको आर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ से पॉइंट बी तक जो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको आर बी से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए मुझे वर्क फाइंड करना है, और वर्क फाइंड करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बिटवीन जो भी आपने वर्क हुआ वो आपको वर्क फाइंड करना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिटवीन अगर वर्क फाइंड करना है तो इनके बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको मैंने आर से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। वर्क फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क के लिए, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा W=F.R, ठीक है बेटे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो पता है, अब आपको आर चाहिए, आर नहीं पता, आर ए पता है और आर बी पता है। अब आपको मैं डाटा बनाऊंगा, डाटा बना के समझाऊंगा कि आर ए और आर बी की वैल्यूज क्या है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं जरा इस न्यूमेरिकल, इस एग्जाम्पल के डाटा की तरफ, ठीक है बेटे। देखिएगा अच्छा बेटे, तो अब इस एग्जाम्पल का डाटा बनाने जा रहे हैं। जिसमें आपके पास फोर्स गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। इसी तरह आर ए आपको पता है 3i और आर बी, आर ए और आर बी की वैल्यूज पता है। कैसे पता है बेटा, आप देख सकते हैं कि बुक में जो आपके पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज गिवन है 3 2 माइनस 1, तो 3 2 माइनस 1 3i प्लस 2j माइनस 1 का मतलब माइनस के, ठीक है। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट 2 माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है बेटे। अब जरा देखिएगा आपने क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल फाइंड करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट को हमने R से रिप्रेजेंट किया, आप D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जो है वो S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एंगल फाइंड करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, ठीक है बेटे। दो चीजें आपने फाइंड करनी। अब जरा देखिएगा कि मैंने यहाँ पे आर ए की वैल्यू और आर बी की वैल्यूज लिख दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से, मैं जो बता रहा था कि इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हुई ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मूव करना अगर स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट ने जैसे पॉइंट ए तक पहुंचे, जो डिस्टेंस इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर ए, और आर ए की वैल्यू ये बता दी, ठीक है। फिर जैसे ही वो पॉइंट बी तक पहुंचा तो स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट बी तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके
पॉइंट बी तक का आप देख सकते हैं जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने आरबी से रिप्रेजेंट कर दिया और आरबी की वैल्यू भी। अब आपको क्या करना है, वर्क फाइंड करना है इन दो पॉइंट के बिटवीन। जब इन दो पॉइंट के बिटवीन वर्क फाइंड करना होगा तो इन दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इन दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आर फाइंड करना है। आर ए पता है, आर बी पता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क फाइंड करने के लिए एफ डॉट आर मतलब आपको आर चाहिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अभी तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा आप देख सकते हैं कि अगर हम आपको अगर आप आर फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं आर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं बेटा ये पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट बी तक का, उसको हमने आरबी से रिप्रेजेंट कर दिया। आरबी में से अगर आर ए को माइनस कर दें, आरबी में से अगर आर ए को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। आर फाइंड करना है तो क्या करा, आरबी में से आर ए को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्क फाइंड करने के लिए, वर्क फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, आर फाइंड करना होगा। जब हम आर फाइंड कर लेंगे, फोर्स आपको पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। जैसे ही आप वर्क फाइंड कर लेंगे तो वर्क फाइंड करने के बाद फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल फाइंड करना होगा। और एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने एंगल फाइंड किया, ठीक है बेटे। तो चलते हैं जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल की कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पास पेपर में 2-3 दफा जो है वो आई हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा इसका। सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, और सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे आर फाइंड करना है। क्योंकि आर अगर आपको नहीं पता होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा, तो आप वर्क फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स पता है, ठीक है, फोर्स आपको पता है। तो इस वजह से पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर फाइंड करेंगे। आर के लिए हमने फॉर्मूला बना लिया। आपको अगर आर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है बेटा, आर ए सॉरी आर बी माइनस आर ए। आप देख सकते हैं आपने फॉर्मूला बनाया कि आर फाइंड करना है तो आर बी में से अगर आर ए को माइनस करा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस आपको दो वेक्टर्स को कराना आता है, करा चुके हैं इससे पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। तो आर आपको फाइंड करना है तो आर बी की पूरी वैल्यू लिखेंगे पहले। आर बी की वैल्यू क्या है बेटा, 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। क्या कराना है बेटा, आर बी में से माइनस कराना है आर ए को। इसके बाद आर ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस आ गया तो माइनस के बाद जो भी वैल्यूज लिखते हैं हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आर ए की वैल्यू को ब्रैकेट में 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। अब इनको जब माइनस कराएंगे आप देखिएगा ये 2i माइनस जे प्लस 4k ये एज इट इज रहेगी वैल्यू बेटा। अब ब्रैकेट ओपन करके साइन को मल्टीप्लाई करा दें, माइनस प्लस माइनस 3i माइनस प्लस माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k, ये बेटा। अब इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा। 2i i की वैल्यूज को i से, j की वैल्यूज को j से, k की वैल्यूज को k से आपस में सॉल्व करेंगे। तो 2i माइनस 3i क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ माइनस i, ठीक है। माइनस j माइनस 2j क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3j। इसी तरह प्लस 4k प्लस k क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 5k। और ये आपने यहाँ पे r जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपने r फाइंड किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड कर लिया और उसको r से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आर बी में से आर ए को माइनस किया, पहले ब्रैकेट के बाद साइन, ब्रैकेट ओपन करके साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3i माइनस 2j हो गया, माइनस माइनस प्लस के, फिर i की वैल्यूज को i से माइनस 2 प्लस 2i माइनस 3i माइनस i बेटा, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j प्लस 4k प्लस के प्लस 5k, ये आपके पास क्या आ गया, r आ गया, ठीक है। अब आप जो है वो क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वर्क, ठीक है। वर्क कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा।
जो फाइंड करने बेटा यहाँ पे लिख देंगे। अब हम वर्क फाइंड करने जा रहे हैं, इजीली वर्क फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट आर, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, वर्क है, तो इनको अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें तो वर्क आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसी फॉर्मूले में, देखिएगा वर्क फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है एफ डॉट आर, तो एफ की जगह एफ की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ की वैल्यू क्या है बेटा 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। इसी तरह डॉट फिर आर की वैल्यू है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने यहां पे कैलकुलेट किया माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k, माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है बेटे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आता है अभी प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया 2.15 उसके अंदर आपने सीखा कि आई की वैल्यू को आई से, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और आई डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और जे डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 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 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 और k डॉट के किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत बेटे नहीं है। इनको कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करें तो -4 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 5 5 प्लस 10 15 और यूनिट क्या आ जाएगा वर्क का जूल। तो आपने यहाँ पे बेटे क्या फाइंड कर दिया, वर्क फाइंड कर दिया और आंसर आ गया आपके पास 15 जूल। तो आपने देखा कि वर्क आपने किस तरह से फाइंड किया, ठीक है बेटे। तो ये जो आपके पास आंसर आया है आप देख सकते हैं एफ डॉट आर, एफ की वैल्यू और आर की वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये आपने जो 15 कैलकुलेशन की है, 15 जो आंसर आ रहा है किसका आंसर आ रहा है, ये एफ डॉट आर का आंसर आ रहा है, ठीक है बेटे। तो आपने एफ डॉट आर को सॉल्व किया और आंसर आ गया 15। इसका मतलब जो 15 है एक्चुअली है क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ कि वर्क बराबर है किसके एफ डॉट आर के, और आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया इसका 15, ठीक है। तो वर्क एफ डॉट आर और एफ डॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट किया, आंसर आ गया आपके पास 15, ठीक है। अब यूनिट हम लगा रहे हैं जूल क्योंकि कैलकुलेशन की है, ठीक है, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। वर्क आपने फाइंड कर लिया, फिर एंड में क्या बोल रहा था कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हैं हमने डाटा में भी लिखा हुआ है एंगल फाइंड करना है, ये एंगल का सिंबल है थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है आर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए बेटा आपको पता है जब दो वेक्टर्स गिवन हो, याद रखिएगा जब भी कोई दो वेक्टर्स गिवन हो रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स वेक्टर की फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में कोई दो वेक्टर्स गिवन हो, उनका एंगल फाइंड करना, तो उसके लिए हम हमेशा जो है वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं कि a डॉट b बराबर है a b cos थीटा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोर्स आपके पास i j k की फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और r ये भी आपने कैलकुलेट किया तो ये i j k की फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म है। तो जब दो वेक्टर्स हैं इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है तो यही प्रोसेस होगा, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, जिस तरह से a डॉट b बराबर होता है बेटा a b, बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं एफ डॉट आर बराबर हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर ए बी कॉस थीटा के बराबर है तो एफ डॉट आर किसके बराबर हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा के, ठीक है। अब आप एक चीज जरा देखें कि एफ डॉट आर यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या चाहिए था ए डॉट बी, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप देखें ए डॉट बी की जगह आपको यहाँ पे क्या चाहिए एफ डॉट आर, तो एफ डॉट आर की वैल्यू है, बिल्कुल आप देख सकते हैं आपने ये एफ डॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, एफ और आर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, आंसर क्या आ रहा है 15। यहाँ पे भी हमने लिखा कि वर्क बराबर है एफ डॉट आर के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट 15 है। तो एफ डॉट आर की वैल्यू तो 15 पता है, एफ का मैग्नीट्यूड आपको पता है, यहाँ पे देखें एफ का मैग्नीट्यूड नहीं पता आपको, आर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। अब यहाँ पे इसको यही स्टॉप करेंगे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एंगल की यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है बेटे।
तो पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। चलते हैं जरा कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था आई जे के की जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर कर लें, 4 का स्क्वायर फिर प्लस -3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है 2। अब यहाँ पे मैंने आई जे के नहीं लिखा, ठीक है, आई जे के नहीं लिखा बेटा, लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के लिए लिखना चाहे लिख दें, क्योंकि आई जे के का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 है, लिखने लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मैग्नीट्यूड मतलब 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे आई जे के की वैल्यू अगर नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने आई जे के लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था ताकि हमारे कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या है 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है बेटा 9 और 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 4, और 16 और 9 को आपस में ऐड करें 25 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 29 और फिर हम इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। और 5.385 5.39 फोर्स का आंसर आपके पास आ रहा है 5.39, ठीक है। ये आपने फोर्स कैलकुलेट कर ली 5.39, और अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो आप यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया आपके पास 5.39 और आपने इसका जो है वो यूनिट लिख लिया न्यूटन। ये आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फोर्स का यूनिट आपके पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया तो अब क्या करेंगे, आप किसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटे, आई जे के की वैल्यूज का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है बेटा -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या बेटा -3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 1, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा √35, और 35 का अगर हम रूट लें तो 35 का रूट आपके पास आएगा 5.916, ठीक है बेटे। तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो 5.92, यूनिट लिखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपने लिखी है मीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें क्यों कैलकुलेट की, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों कैलकुलेट किया, ताकि इनके बिटवीन जो एंगल है वो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकें, ठीक है। ये थीटा जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकें। अब देखें एफ डॉट आर, आपको एफ डॉट आर की वैल्यू 15 पता है, ठीक है। एफ आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, एफ का मैग्नीट्यूड 5.39, आर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया, अब एंगल फाइंड करना है। अब आप लोग ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्या कि एफ डॉट आर बराबर है एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। और एंगल का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आप चाहे फॉर्मूला बना के वैल्यूज पुट करें या वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप देख लें, आपको अगर एंगल का फॉर्मूला बनाना है तो बेटा एफ आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एफ डॉट आर ये वैल्यूज पहले से लिखे हैं, ठीक है। एफ आर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी, और राइट साइड पे क्या है कॉस थीटा, पलट के लिख लें, कॉस थीटा बराबर है एफ डॉट आर डिवाइड बाय एफ आर,
वैल्यूज पुट कर दें कि cos थीटा बराबर है एफ डॉट आर की जगह एफ डॉट आर की वैल्यू बेटा 15 और एफ की जगह एफ का मैग्नीट्यूड 5.39 और आर की जगह आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5.92। ठीक है बेटे, अब cos थीटा ये आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना है, ठीक है, और जो भी आंसर आ रहा होगा, ठीक है, cos थीटा को आपने इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है, बल्कि मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद भी सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेशन खुद भी ट्राई करनी है। तो 5.39 इंटू 5.92 तो 0.47, ये आपके पास cos थीटा, मतलब इसको सॉल्व करने का आंसर आ रहा है 0.47, ठीक है। इसके बाद की कैलकुलेशन देख लीजिएगा यहाँ पे, तो cos थीटा का आंसर आ रहा है आपके पास 0.47, ठीक है बेटे। cos को दूसरी तरफ भेज के इनवर्स हो जाएगा cos उधर जाके, ठीक है, तो cos इनवर्स 0.47 का cos इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास एंगल आ जाएगा, और एंगल आ रहा है आपके पास 61.95 डिग्री, ठीक है बेटे। ये आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल है वो आपने एंगल यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है बेटे। ये डायग्राम एक रफ स्केच होता है ताकि आप लोगों को डाटा बनाना आ जाए, न्यूमेरिकल कंडीशन समझ में आ जाए, ठीक है। डायग्राम को कभी जो है न्यूमेरिकल डायग्राम को कभी रिजल्ट से इंटरप्रेट नहीं करिएगा, ठीक है। ये एक रफ स्केच है ताकि आपको न्यूमेरिकल कंडीशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ पे न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर ली, आप लोगों को आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.9 हमने कर ली, और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.10, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.10 की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 41 पे आपने एग्जाम्पल नंबर 2.9 आपने सॉल्व की, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 42 एग्जाम्पल नंबर 2.10, ठीक है बेटे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2.10 में क्या दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.10 की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 2.10 में कह रहा है कि टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू 4, एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू 6, एंड a डॉट b की भी वैल्यू दे दी 13.5। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड द एंगल बिटवीन a एंड b, ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। अच्छा बेटा, मैं एंगल तो फाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको वैल्यूज बता दी। देखिए एंगल फाइंड करना होता है, अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो एफ डॉट आर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए, यहाँ पे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 13.5, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 6 है, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जिस तरह से आपने यहाँ पे एफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, इन्होंने मैग्नीट्यूड ही पहले दे दिए तो दोबारा से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आप देखें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज नहीं गिवन, ठीक है, आईजेके की फॉर्म में वैल्यूज नहीं गिवन, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 13.5 है, तो आप लोग इजीली एंगल तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो न्यूमेरिकल में एंगल फाइंड करवाना आपको मैंने एंगल फाइंड करना सिखा दिया। हाँ, अभी जो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, और बाकी a डॉट b, मतलब सॉरी a और b के बिटवीन एंगल आप लोग खुद फाइंड करेंगे। चलते हैं इसके डाटा की तरफ, ठीक है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 4 है, b का 6 है, और a डॉट b का 13.5 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.10 और पेज नंबर आपके पास है 42।
एग्जाम्पल नंबर 2.10 और पेज नंबर है 14। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे इसका डाटा, देखिएगा बेटा डाटा कैसे बनेगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है तो इस तरह से लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, कितना है बेटा 4 है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, क्या है बेटा आपके पास 6 है। इसी तरह इसका डाटा और फर्दर आगे देखें तो a डॉट बी की वैल्यू भी आपको बता दी, इनका डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करके 13.5 है, और बोल रहा है क्या फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी और एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है, ए और बी के बिटवीन आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, फॉर जो फाइंड करना है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये एक नई चीज आप देखें, नया एक आपके पास टर्म आई है कि भाई ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वही वेक्टर ए और वेक्टर बी को माइनस करा के उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे तो वेक्टर्स फॉर्म में है ही नहीं वैल्यूज, ठीक है, कि उनको हम माइनस कराएं फिर उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे अगर इस तरह से आ जाता है आपके पास मैग्नीट्यूड सी गिवन है और ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो चलते हैं जरा बेटा इसकी कैलकुलेशन के लिए, इसकी वर्किंग के लिए। देखिएगा जिस तरह से आपको, अगर मैं इसकी वर्किंग आपको बताऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, ये बराबर है अंडर रूट ए माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्टेप जरा समझिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा, आप देख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी के वेक्टर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ये मैंने किस तरह से लिखा, अगर आपको याद हो बेटा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस की, और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में और इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है, तो दोनों का लिंक यहाँ पे हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में आपने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि भाई हमने डॉट प्रोडक्ट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की कि व्हेन टू वेक्टर्स आर सिमिलर, अगर कोई भी दो वेक्टर्स सिमिलर होंगे, जैसे हमने पहले ए सपोज किया दूसरा भी ए सपोज कर लिया, अगर दोनों वेक्टर सिमिलर हैं तो ए डॉट ए जो है वो बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर के, ए डॉट ए बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर के, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिएगा वेक्टर ए है, ठीक है। अब अगर कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करते हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे कि भाई रूट के अंदर वेक्टर ए का स्क्वायर कर देते थे, ऐसा ही है, वेक्टर ए का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वेक्टर ए का स्क्वायर करते थे, इसका मतलब वेक्टर ए क्योंकि कंपोनेंट्स तो होता था एक्स वाई जेड, मतलब आई जे के की फॉर्म में, तो इसको और मजीद सिंप्लीफाई करके कि भाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर,
कि भाई वेक्टर ए का स्क्वायर, अगर वेक्टर ए का स्क्वायर तो वेक्टर ए किसके बराबर है, ax प्लस ay प्लस az, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो आपने इन सबका स्क्वायर कर दिया। फिर वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते थे, इनको इनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे कि भाई ax को i हेड से, ax स्क्वायर इनटू i हेड, ठीक है। फिर ay स्क्वायर इनटू j हेड, फिर इसी तरह a z स्क्वायर इनटू k हेड, ये काम करते थे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने न्यूमेरिकल में जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है, पिछले प्रीवियस दोनों न्यूमेरिकल में जो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए कि भाई i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये सब इतनी लंबी डिटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, मुझे बस सिर्फ ये स्टेप बताना है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो आपने क्या करा, रूट के अंदर वेक्टर a का स्क्वायर कर दिया। फिर वो फर्दर जो है वो a बराबर ax प्लस ay az के, तो इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दिया। फिर उनको जो है वो आगे और मजीद सिंपलीफाई किया। तो इस स्टेप को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर होता है किसके, इस स्टेप को अगर देखें तो रूट के अंदर वेक्टर a का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर a माइनस बी है, ठीक है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर a माइनस बी के स्क्वायर के। जिस तरह से यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, a स्क्वायर के बराबर होता है रूट के अंदर वेक्टर वेक्टर a के स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म यूज होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन यूज करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर है किसके बेटा, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो वेक्टर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a b डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा a डॉट b, ठीक है, प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। अब आपने देखा कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपके पास इस तरह से रूट का एक फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है। आपने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वेक्टर a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर a का स्क्वायर एज इट इज आ गया, वेक्टर b का स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पे 2ab आना था, तो ab क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर b वेक्टर फॉर्म में और डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या करा, ab भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, ये a डॉट b होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के जो रेफरेंस दे रहा था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपने इससे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें आपने डिस्कस किया कि भाई a डॉट a जो है ये किसके बराबर होता है बेटा, वेक्टर a के स्क्वायर के। ये मैंने रिजल्ट लिखा है फर्स्ट, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि व्हेन टू वेक्टर्स आर सिमिलर, अगर दो वेक्टर सिमिलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है बेटा, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, इनके वेक्टर के स्क्वायर के नहीं। तो अब यहाँ पे a डॉट a है, यहाँ पे देखिएगा वेक्टर a का स्क्वायर है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा ये टर्म कि वेक्टर a का जो स्क्वायर है इसका मतलब भी तो यही है कि a डॉट a, ठीक है, वेक्टर a का स्क्वायर है, वेक्टर a का जो स्क्वायर है इसका मतलब वेक्टर a का स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। तो a डॉट a किसके बराबर होगा, a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। यही टर्म मैंने यहाँ पे यूज की। इसी तरह यहाँ पे वेक्टर b का स्क्वायर है, वेक्टर b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर b, और ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर के। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया
फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, तो वेक्टर ए का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए डॉट ए के, और ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, और वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बी डॉट बी के, और ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के। अब इस फॉर्मूले में इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये आपने यहाँ पे बीच में रेफरेंसेस यूज किए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। रूट के अंदर की बात चल रही है कि भाई वेक्टर ए का जो स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए तो नहीं गिवन है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपने प्रॉपर्टी यूज की वेक्टर ए का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के। वेक्टर बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी एज इट इज रहेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो आपने देखा इसके ऊपर से वेक्टर का जो साइन है, एरोहेड का साइन है सॉरी, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से एरोहेड रिमूव हो गया, जब एरोहेड रिमूव हो गया तो ये बन गया ए का मैग्नीट्यूड, ये बन गया बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड पता है 4, बी का मैग्नीट्यूड पता है आपको, एक दफा वैल्यूज दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपके पास ठीक है, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है बेटा, आप देख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट बी की वैल्यू पता है 13.5, ए डॉट बी की जगह आ जाएगा 13.5। इसी तरह वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन देखिएगा इसकी, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13.5 प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ रहा है बेटा इसका 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी फाइंड कर लिया। किस तरह से फाइंड किया आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, आपने कैलकुलेशन बाकी खुद करनी है। किस तरह से कैलकुलेशन करनी है देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और कॉस थीटा को पलट के लिख लेंगे, मतलब कॉस थीटा पहले लिखेंगे और ए बी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा ए डॉट बी से, ठीक है। तो आपने देखा ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी अपॉन ए। चलिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी आपके पास क्या है 13.5, और वेक्टर ए आपके पास ए का मैग्नीट्यूड क्या है 4, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं डाटा में बेटा 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, फिर कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, इनकी कैलकुलेशन कर लें 13.5 और नीचे 4/6 आपके पास, ठीक है। 24 आपने क्या करें, दोनों को डिवाइड करना है, कॉस इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो भी आ जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग बोल रहे होंगे सर इतनी चीज़ें हैं क्योंकि ये भी आप खुद कर लें, लेकिन नहीं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और एंगल कैलकुलेट करना है कि वेक्टर ए और बी के बिटवीन क्या एंगल है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आगे आपने एग्जाम्पल 2 पॉइंट जो है वो 10 सॉल्व कर ली। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है 2.10, वो हमने सॉल्व करना है, फिर क्लास में एंड करेंगे और जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है वो ड्राइव करना शुरू करेंगे। तो 2.10 न्यूमेरिकल, सॉरी 2.10 एग्जाम्पल हमने कर ली। अब 2.20 जो है वो प्रॉब्लम देखते हैं। अगर वो काफ़ी लेंथी हुई तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज वो हम इसको सॉल्व आज ही की क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.20 पेज नंबर आ जाए बेटा 53 पे। ठीक है, पेज नंबर 53 पे दो वेक्टर्स हैं, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ये। ठीक है, और आपने जो है वो ये इसको सॉल्व करना है, फिर अदरवाइज ये फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने जो है उसको ट्राई करना है, क्योंकि आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाई है 2.10, तकरीबन आप ये कह रहे हैं 75% काम पुराना है। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वो आप लोग अगर करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.20 मींस न्यूमेरिकल नंबर 20 पेज नंबर 53 पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स a एंड b आर साइडेड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दे दिया, a डॉट b दे दिया -5, बिल्कुल आपने इसी की तरह तो a डॉट b -5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे -5 लेंगे। एंगल बिटवीन a एंड b बिल्कुल ऐसे फाइंड करना है। सबसे पहले ये तो आप पार्ट ए बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पार्ट बी में कह रहे हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड a लेंथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए बेटा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको मैंने फाइंड करना बताया। अगर यहाँ पे माइनस के बजाय यहाँ पे क्या आ जाए प्लस, तो बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फॉर्मूला कौन सा ओपन हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लस आने से, a प्लस b बनने से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं करना होगा। माइनस में a माइनस बी में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आ गया, तो कैलकुलेशन में यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास a प्लस बी में यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से a डॉट b की वैल्यू नेगेटिव है, तो a डॉट b की जब वैल्यू लेंगे तो -5 लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी इनका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, a माइनस बी मैंने बताया, तो a प्लस बी आप लोगों को सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि पार्ट सी में कि एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, बिल्कुल ये वैसे ही होगा जैसे पार्ट ए है, एंगल बिटवीन a एंड b, इसी तरह एंगल बिटवीन a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन पार्ट सी आप लोग छोड़ दिएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो पार्ट सी सॉल्व नहीं करना है, पार्ट सी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग खुद सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है किसी भी मतलब पार्ट में, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। आप लोग को मैं जो होमवर्क देता हूँ कि भैया न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, जैसे 2.20 आप लोगों को मैंने दिया है पेज नंबर 53 पे। ठीक है, तो 2.20 लिख लीजिएगा अपने पास, न्यूमेरिकल 2.20 पेज नंबर 53। ठीक है, ये नोट कर लें इसका, ये आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन ओनली पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट सी जो है वो मैं खुद करवाऊंगा, ये आप लोगों ने अभी नहीं करना, करना चाहिए कर लें, अगर हो जाए, नहीं होगा कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा। इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आपने किस तरह से कांटेक्ट करना है। आप जो है वो ये सॉल्यूशन जो है इस आपका ये जो सॉल्व करें क्वेश्चन 2.20 आप लोगों ने सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन आप लोग व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं, जैसे मेल करके चेक करवा सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, आपको जो है वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप लोग मेल करके जो है वो पूछ सकते हैं कि अपना सॉल्यूशन चेक करवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस हो कि आप लोगों ने जो है वो होमवर्क सॉल्व किया है, सही किया है या गलत किया है, जो भी है आप लोगों को ताकि फौरन पता लग गया। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आके क्लास को करेंगे एंड अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 2.20 ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसका बस एक पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करूँगा, बाकी दोनों पार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्यूरी होगी तो आप लोग पहले बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ। फिर इंशाल्लाह
उसके बाद हम अपना लॉज की तरफ चलेंगे। जो दो लॉज हमने पढ़े डॉट प्रोडक्ट के, उनकी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 काफ़ी आप लोगों का जो है लेंथी चैप्टर है, काफ़ी टाइम इसने ले लिया, लेकिन हम इसको कोशिश करके जल्दी एंड करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे ताकि कोर्स भी आप लोगों का तेज़ी से जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, और फिर वही बेटा पुरानी बात, अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने जो है वो लाइक ज़रूर करना है, और जो है वो कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।